एक बार की बात है। एक राज्य के राजा थे जिनका नाम था हरि सिंह। राजा अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे। इसी वजह से उनकी प्रजा भी खुशहाल जीवन जी रही थी। हरि सिंह कभी भी अपनी प्रजा की मदद करने से पीछे नहीं हटते थे। वे उनकी सारी समस्याएं सुनते थे और जल्द से जल्द उसका हल निकालने की भी कोशिश करते थे। सब कुछ ऐसे ही अच्छा चल रहा था कि एक दिन गांव का एक बूढ़ा आदमी राजा से मिलने आता है। अरे अरे, कौन हो तुम? और महल के अंदर कहाँ घुसे चले आ रहे हो? यहीं रुको, अरे अंदर जाना मना है। और देखिए, मेरा महाराज से मिलना बहुत जरूरी है। अगर आपने मुझे महाराज से मिलने नहीं दिया तो बहुत अनिष्ट हो जाएगा। ये जीवन और मृत्यु का सवाल है। जब वो बूढ़ा आदमी उन सिपाहियों से इतनी विनती करता है और कहता है कि उसका राजा से मिलना बहुत जरूरी है, तो सिपाही उसे राजा के पास ले जाते हैं। महाराज, ये बूढ़ा आदमी आपसे मिलने की बहुत जिद कर रहा था। कहता है किसी की मृत्यु और जीवन का सवाल है, इसलिए हम इसे यहाँ ले आए हैं। क्या? अगर ऐसी बात है तो फिर आपने इन बाबा को अंदर लाकर बिल्कुल ठीक किया। बताइए बाबा, क्या समस्या है आपकी? महाराज, शायद आपको इस बात की खबर नहीं, मगर गांव में कुछ लोग अचानक से गायब होने लगे हैं। बूढ़े आदमी की बात सुनकर महाराज चौंक जाते हैं। क्या? गायब हो रहे हैं? इसका क्या मतलब है? हाँ महाराज, मैं सच कह रहा हूँ। लोग गायब हो रहे हैं और इसी तरह से मेरी पोती सुप्रिया भी गायब हुई है। इस दुनिया में सिर्फ सुप्रिया ही थी जो मेरे परिवार का हिस्सा थी, और वो भी उस जंगल में जाने के बाद गायब हो गई। मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरी पोती और गांव के बाकी लोग जो गायब हुए हैं उन्हें वापस ढूंढ कर ले आइए महाराज। उसे वापस ढूंढ कर ले आइए। महाराज बड़े ध्यान से बूढ़े आदमी की बात सुन रहे थे, लेकिन फिर भी उन्हें एक बात समझ नहीं आ रही थी। मगर बाबा, ये जंगल में ऐसा क्या है जो लोग वहां जाकर गायब हो रहे हैं? ये तो काफी अजीब बात है। महाराज, कुछ लोगों का कहना है कि जंगल में एक नीला सियार है जो लोगों से एक अजीब सवाल पूछता है, और जो भी गलत जवाब देता है वो सियार उसे गायब कर देता है। अब तो उसके डर से कोई जंगल में लकड़ी काटने तक नहीं जाता। गांव के सभी लोग भयंकर तरीके से डरे हुए हैं। क्या? नीला सियार? ठीक है बाबा, आप निश्चिंत होकर वापस गांव लौट जाइए। मैं कुछ न कुछ जरूर करूंगा और आपकी पोती को और बाकी गांव वालों को ढूंढ कर लाऊंगा। आप बाकी गांव वालों से भी ये कह दीजिएगा कि राजा जल्द से जल्द उनकी समस्या का समाधान निकालेंगे। महाराज की सभा में उनका एक बहादुर सिपाही विजय भी मौजूद था और उसने उस बूढ़े आदमी की सारी बातें सुन ली थी। बूढ़े आदमी के महल से जाते ही विजय महाराज से कहता है, महाराज, अगर आप इजाजत दें तो मैं अभी के अभी जंगल में जाकर मामले की जांच पड़ताल करता हूँ। ये कार्य सिर्फ मेरे जैसे बहादुर सिपाही को ही करना चाहिए। हाँ विजय, मैं भी तुमसे यही कहने वाला था। मुझे तुम पर पूरा यकीन है। जाओ और जाकर इस मामले की जांच पड़ताल करो। और हाँ, कुछ और सिपाहियों को भी अपने साथ ले लेना। शायद तुम्हारा अकेले जाना सही नहीं होगा। मगर सिपाही विजय को तो अपनी बहादुरी पर बहुत घमंड था। वो हंसते हुए महाराज से कहता है, नहीं महाराज, ये तो मैं अकेले ही संभाल लूंगा। इसमें मुझे
और सिपाहियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बस मुझे जंगल में जाने की आज्ञा दीजिए। ठीक है, फिर मैं तुम्हें जंगल में जाने की आज्ञा देता हूं विजय सिंह। सिपाही विजय महाराज की आज्ञा लेकर अकेले ही जंगल की तरफ चल देता है। वहां पहुंचकर विजय इधर उधर भटकने लगता है। भटकते भटकते शाम होने को आई थी, लेकिन अब तक उसे जंगल में कुछ भी विचित्र नहीं दिखा था। मुझे जंगल में भटकते हुए इतना समय बीत गया। मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं यहाँ क्या खोज रहा हूँ। न तो गांव का एक भी आदमी दिखाई दे रहा है और न ही कुछ और। लगता है अब मुझे वापस चलना चाहिए। विजय वापस महल की तरफ जाने के लिए आगे बढ़ता है, मगर तभी उसे झाड़ियों में से कुछ आवाज सुनाई देती है। ये क्या है? लगता है जंगल में उस तरफ कोई है। अभी जाकर देखता हूँ। विजय आवाज का पीछा करने लगता है और जब वो आगे बढ़कर देखता है तो वहां पर एक नीला सियार एक गुफा के पास बैठा हुआ था। नीले सियार को देखकर विजय चौंक जाता है। लगता है यही वो नीला सियार है जिसकी बात उस बूढ़े आदमी ने की थी। विजय नीले सियार की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी वो नीला सियार बोलने लगता है। क्या तुम समझदार हो? सियार को बोलते हुए देखकर सिपाही विजय हैरान रह जाते हैं। क्या तुम बोल सकते हो? हाँ, बेशक, लेकिन अब मुझे बताओ, क्या तुम एक समझदार आदमी हो? हाँ हाँ, शायद तुम जानते नहीं, मगर मैं महाराज का खास बहादुर सिपाही हूँ। मैं बहुत बहादुर हूँ। मगर क्या तुम समझदार हो? सियार की ये बात विजय के दिल पर लग जाती है। उसके घमंड को चोट लग जाती है और वो सियार से कहता है, हाँ और क्या, मैं मेरे महल का सबसे समझदार आदमी हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर तुम मेरे एक सवाल का जवाब दो, फिर तुम जो ढूंढने आए थे वो तुम्हें अवश्य मिल जाएगा। अच्छा, यानी कि मुझे गांव के वो सारे लोग मिल जाएंगे जो खो गए हैं। तो फिर पूछो मुझसे जो पूछना है। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर सड़क है मगर वाहन नहीं, जंगल है मगर पेड़ नहीं, और गांव तो है मगर घर नहीं? बताओ। सियार का ये अजीब सवाल सुनकर तो विजय का सर ही चकरा जाता है। क्या क्या क्या? घर है मगर गांव नहीं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मूर्ख सिपाही, तूने तो कहा था तू समझदार है। अब तुझे भी मेरे कैद में जाना पड़ेगा। जैसे ही सियार ये कहता है, सिपाही विजय गायब हो जाता है। उधर जब महल में विजय भी वापस नहीं लौटता, तब महाराज हरि सिंह चिंतित हो जाते हैं। ये क्या, इतना समय बीत गया और सिपाही विजय नहीं लौटा। लगता है उस बूढ़े आदमी की बात एकदम सच थी और विजय भी अब खतरे में है। महाराज की बेटी राजकुमारी इंदु ये सब सुन रही थी। वो अपने पिता से कहती है, पिताजी, मुझे तो पहले ही सिपाही विजय जी का अकेले जंगल में जाना ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन मेरा बोलना उचित नहीं था, इसलिए उस वक्त मैंने कुछ नहीं कहा। असल में राजकुमारी इंदु बहुत ही समझदार और बहादुर कन्या थी और महाराज भी उनको बहुत मानते थे। राजकुमारी इंदु की बात सुनकर महाराज कहते हैं, सही कह रही हैं आप राजकुमारी इंदु, मगर सिपाही विजय को अपनी बहादुरी पर ज्यादा ही घमंड था, इसलिए वो अपने साथ किसी और सिपाही को नहीं ले गए। लगता है अब मुझे खुद ही वहां उस जंगल में जाकर देखना चाहिए। पिताजी, फिर तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। मगर राजकुमारी, आपका वहां जाना खतरे से खाली नहीं होगा। पिताजी, मना मत करिएगा। आपको मुझ पर भरोसा है ना? आप तो जानते ही हैं कि मैं कितनी समझदार और बहादुर हूँ, है ना?
हाँ राजकुमारी इंदु, हमें आप पर पूरा यकीन है। ठीक है, फिर आप भी मेरे साथ चलिए। हम कल सुबह ही जंगल की तरफ प्रस्थान करेंगे। अगली सुबह महाराज राजकुमारी और अपने एक सैनिक के साथ जंगल की तरफ चल देते हैं। कुछ दूर भटकने के बाद उन्हें भी वही नीला सियार गुफा के पास बैठा दिखाई देता है। आइए आइए महाराज, मैं देख सकता हूँ कि राज्य की राजकुमारी इंदु भी आपके साथ आई हुई हैं। आप दोनों से मिलकर तो मेरे भाग्य ही खुल गए। नीले सियार को ऐसे बोलता हुआ देखकर राजकुमारी, महाराज और सिपाही तीनों चौंक जाते हैं। अरे, तुम तो बोल सकते हो। लगता है जो लोग गांव से गायब हो रहे हैं उसके पीछे तुम्हारा ही हाथ है। नहीं राजकुमारी, वो तो उनका लालच और बेवकूफी थी। मैंने तो बस उन लोगों से एक सवाल पूछा था। सवाल? कैसा सवाल? ऐसी कौन सी जगह है जहां पर सड़क है मगर वाहन नहीं, जंगल है मगर पेड़ नहीं, और गांव तो है मगर घर नहीं? नीले सियार का सवाल सुनकर महाराज और सिपाही सोच में पड़ जाते हैं। सिपाही गुस्से में आगे बढ़कर अपनी तलवार निकाल लेता है और महाराज से कहता है, महाराज, मुझे इसमें सियार की कोई चाल लगती है। क्यों न हम इसे यहीं खत्म कर दें, फिर हम इस गुफा के अंदर जाकर बाकी लोगों को ढूंढ लेंगे। कभी नहीं, मेरी मदद के बगैर तुम उन सबको ढूंढ नहीं पाओगे, और इससे पहले तुम्हें मेरे सवाल का जवाब भी देना पड़ेगा। सिपाही ये सुनकर गुस्से में आगे बढ़ता है, मगर नीला सियार उसे भी अपने जादू से गायब कर देता है। इसके बाद वो महाराज से और राजकुमारी इंदु से पूछता है, तो बताइए, क्या आप लोगों के पास मेरे सवाल का जवाब है या नहीं? हाँ, मेरे पास तुम्हारे सवाल का जवाब है। क्या सचमुच? याद रखना राजकुमारी जी, एक गलत जवाब और आप दोनों भी हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। नीले सियार की बात सुनकर महाराज और राजकुमारी दोनों डर जाते हैं, लेकिन राजकुमारी थोड़ा शांत होकर जवाब देती है, वाकई में मेरे पास तुम्हारे सवाल का जवाब है, और वो जवाब है नक्शा। राजकुमारी के जवाब को सुनकर महाराज और नीला सियार दोनों ही चौंक जाते हैं। क्यों? सही कहा ना मैंने? एक नक्शे में गांव तो बने होते हैं मगर घर नहीं, जंगल तो होते हैं मगर पेड़ नहीं, रास्ते तो होते हैं मगर वाहन नहीं। अरे हाँ इंदु, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। सही जवाब नक्शा ही होगा। वाह राजकुमारी, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। ये लीजिए। नीला सियार कुछ जादू करता है और अचानक से राजकुमारी इंदु के हाथ में एक नक्शा आ जाता है। राजकुमारी, ये नक्शा उस गुफा के अंदर का है। आपको सभी लोग वहीं अंदर कैद मिलेंगे, लेकिन आपको उन्हें ढूंढना पड़ेगा। एक बार उन सबको आजाद करने के बाद आपको ये नक्शा आपको एक खजाने के पास ले जाएगा। उस खजाने में एक सोने का मुकुट भी है। यदि आप उस मुकुट को यहाँ तक ले आएंगी और मुझे दे देंगी तो मैं भी पहले जैसा हो जाऊंगा। नीले सियार की बात सुनकर राजकुमारी और महाराज चौंक जाते हैं। पहले जैसे हो जाओगे? इसका क्या मतलब? हाँ राजकुमारी, हाँ, मैं एक दूसरे राज्य का राजकुमार हूँ और मैं यहाँ इस जंगल में एक छिपे हुए खजाने की तलाश में आया था। लेकिन मैं ये बात नहीं जानता था कि उस खजाने का रक्षक एक तोता है। मैंने अनजाने में उस तोते को मार दिया और मरते वक्त
उसने मुझे श्राप दिया कि मैं एक नीले सियार में बदल जाऊंगा और फिर मुझे उस खजाने की रक्षा करनी पड़ेगी। लेकिन अगर किसी समझदार इंसान ने आकर वो खजाना ढूंढ दिया और उसमें से मुकुट लाकर मुझे दिया तो मैं भी पहले जैसा हो जाऊंगा। मगर तुमने बाकी लोगों को गायब क्यों किया फिर? क्योंकि वो मेरी मजबूरी थी। अगर मैं उन्हें गायब न करता और लोग उन्हें ढूंढने न आते तो मेरी मुक्ति मुझे कैसे मिलती? नहीं पिताजी, ये भी तो मजबूर ही थे। आप चिंता मत करिए, हम दोनों जा रहे हैं और इस नक्शे की मदद से बाकियों को ढूंढने। फिर हम उस खजाने को भी ढूंढेंगे और आपका मुकुट वापस ले आएंगे। आपका शुक्रिया राजकुमारी, आप बड़ी दयालु हैं। लेकिन गुफा के अंदर जरा संभल कर जाइएगा, वहां बहुत खतरा है। कैसा खतरा? भला अब कौन सा खतरा होगा अंदर? वो तो मैं भी नहीं जानता, आपको खुद अंदर जाकर देखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा, ये जादुई नक्शा बहुत जरूरी है। ये पहले ही आपको हर खतरे से सतर्क कर देगा। बस आप इसे देखते रहिएगा। ठीक है, चलिए पिताजी, हम अंदर चलते हैं, इससे पहले कि अंधेरा होने लगे। राजकुमारी इंदु अपने पिता महाराज के साथ गुफा के अंदर प्रवेश करती है। अंदर जाते ही दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। उन दोनों को लगा था कि ये कोई अंधेरी डरावनी गुफा होगी, मगर गुफा के दीवारों पर हीरे मोती जड़े हुए थे, जिससे कि रोशनी से गुफा जगमगा रही थी। पिताजी, ये सब तो हीरे मोती हैं। और देखिए, ये गुफा के कितने अलग अलग रास्ते हैं। ऐसा लगता है कि मानो ये कोई भूल भुलैया हो। बेटी, तुम नक्शा देखो। गुफा की दीवार पर लगे एक मोती को छूकर देखने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो उस मोती को छूते हैं, मोती एक बड़े चमगादड़ में बदल जाता है और चमगादड़ महाराज पर हमला कर देता है। बचाओ, बचाओ! ये देखकर राजकुमारी इंदु जल्दी से अपनी तलवार निकालती है और चमगादड़ को डराकर भगा देती है। पिताजी, आप ठीक तो हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ बेटी। पर वो मोती अचानक से एक चमगादड़ में कैसे बदल गया? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। पिताजी, शायद हमें यहाँ इस गुफा में किसी भी चीज को छूना नहीं चाहिए। ये खतरे से खाली नहीं। हाँ, तुम सही कह रही हो बेटी, मुझसे अनजाने में भूल हो गई थी। वो तो अच्छा हुआ कि तुम मेरे साथ आई, वरना मेरा क्या होता। पिताजी, मैं हूं ना, आप चिंता मत करिए। आइए, इस नक्शे के हिसाब से हमें उस रास्ते पर चलना चाहिए। ठीक है, चलो बेटी। राजकुमारी इंदु महाराज के साथ उसी रास्ते पर जाने लगती है। वो नक्शे को बड़े ध्यान से देख रही थी। काफी देर तक इसी तरह से दोनों भटकते रहते हैं। अचानक से महाराज थक कर बैठ जाते हैं। बस इंदु, मुझसे तो और चला नहीं जाता। हम कितनी देर से बस चले ही जा रहे हैं। पिताजी, बस थोड़ी दूर और, हम बस सभी लोगों तक पहुंचने ही वाले हैं। राजकुमारी इंदु ने इतना कहा ही था कि तभी अचानक से उसके हाथ में रखा नक्शा चमकने लगता है। ये देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं। अरे, ये अचानक से चमक क्यों रहा है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा पिताजी। इंदु बेटी, याद नहीं उस नीले सियार ने क्या कहा था कि जब हमारे आसपास खतरा होगा तो ये नक्शा हमें सतर्क कर देगा। मुझे लगता है कि ये हमें किसी खतरे का ही अंदेशा दे रहा है। हम दोनों को अपनी तलवारें निकाल लेनी चाहिए और सतर्क हो जाना चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं पिताजी, लेकिन चलिए
हम रुक भी नहीं सकते। हमें जल्दी जल्दी आगे बढ़ना ही पड़ेगा। राजकुमारी इंदु अपनी तलवार निकालकर हाथ में पकड़ लेती है और अपने पिता को उठाकर फिर से आगे बढ़ने लगती है। तभी अचानक से उनके सामने एक तेज रोशनी दिखाई देती है। अरे, ये इतनी तेज रोशनी कैसी? महाराज थोड़ा आगे बढ़कर देखते हैं और चौंक जाते हैं। गुफा के अंदर लावा से भरी एक नदी थी, जिसके अंदर लावा उबल रहा था। ये तो लावा से भरी नदी है पिताजी। और वो देखिए, नदी के उस पार सिपाही विजय के साथ साथ गांव के बाकी सभी लोग बेहोश पड़े हुए हैं। यानी कि उन तक पहुंचने के लिए हमें पहले इस नदी को पार करना पड़ेगा। महाराज गुफा की दीवार में लगा एक मोती निकालकर नदी में फेंक देते हैं और लावा की गर्मी से वो मोती पिघल जाता है। और इंदु बेटी, देखो हम इस नदी को कैसे पार करेंगे। हम इसमें चाहे कुछ भी डालें, ये इतनी गर्म है कि सब कुछ पिघला देगी। पिताजी, अगर समस्या है तो कोई ना कोई हल भी जरूर होगा। हमें बस अपना दिमाग लगाना चाहिए। इतना कहकर राजकुमारी इंदु सोच में पड़ जाती है, लेकिन तभी उसके हाथ में रखा नक्शा फिर से चमकने लगता है। राजकुमारी इंदु अपने पिता से कहती है, पिताजी, याद है उस नीले सियार ने हमसे क्या कहा था कि ये एक जादुई नक्शा है और ये हमारी मुसीबत से रक्षा करेगा और मदद करेगा। हाँ, मगर इससे हमारा क्या फायदा होगा? भला हम इसकी मदद से ये लावा की नदी कैसे पार करेंगे? पिताजी, देखिए ये कैसे चमक रहा है। मुझे तो लगता है कि हमें इस नक्शे को इस लावा की नदी में फेंक देना चाहिए। राजकुमारी इंदु की बात सुनकर महाराज चौंक जाते हैं। मगर ऐसे तो ये नक्शा बर्बाद हो जाएगा। फिर हम आगे खजाने को कैसे ढूंढेंगे? क्या तुम्हें यकीन है कि ऐसा करना ठीक रहेगा इंदु? पिताजी, मुझे तो लगता है हमें यही करके देखना चाहिए। मेरा दिल कहता है कि ये नक्शा किसी न किसी तरह से हमारी मदद जरूर करेगा। इतना कहकर राजकुमारी इंदु उस नक्शे को लावे की नदी में फेंक देती है और ठीक वैसा ही होता है जैसा कि राजकुमारी इंदु ने सोचा था। वो नक्शा एक बड़ी सी कागज की नाव में बदल जाता है। पिताजी, देखिए कैसे ये कागज की नाव लावा के अंदर बिल्कुल भी नहीं जल रही है। मुझे लगता है कि हमें इसी नाव में बैठकर ये नदी पार करनी चाहिए। आइए। राजकुमारी इंदु उस बड़ी सी कागज की नाव में बैठ जाती है और पीछे से महाराज भी डरते डरते उसमें बैठ जाते हैं। जैसे ही दोनों कागज की नाव में बैठ जाते हैं, नाव चलने लगती है और धीमे धीमे वो दोनों अपने आप ही नदी के दूसरी तरफ बढ़ने लगते हैं। ये रास्ता तो बहुत खतरनाक है इंदु। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है कि हम एक कागज की नाव में बैठे हैं। यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा है पिताजी। ये सब तो बस किसी कहानियों में सुना था। ये लावा भरी नदी भी काफी खतरनाक लग रही है। बस हम सुरक्षित उस पार पहुंच जाएं। थोड़ी ही देर में दोनों नदी की दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही राजकुमारी और महाराज नाव से उतर जाते हैं और नाव वापस से छोटे से नक्शे में बदलकर राजकुमारी इंदु के हाथ में आ जाती है। बेटी, मानना पड़ेगा, तुम बहुत समझदार हो और मैंने फैसला कर लिया है कि अब हमारे राज्य को भी मेरे बाद आगे तुम ही संभालोगी। क्या पिताजी, आप भी? अभी तो मैं आपकी छोटी सी बेटी हूँ। भला मैं राज्य को कैसे संभालूंगी? अच्छा, आप ये सब छोड़िए। चलिए हम चलकर उन सब बेहोश लोगों को जगाते हैं। उसके बाद हमें खजाना भी तो ढूंढना है।
राजकुमारी इंदु, आप आगे जाइए और खजाने को ढूंढिए। तब तक मैं यहाँ मौजूद इन सभी लोगों को उठाता हूँ। हाँ पिताजी, ये भी ठीक रहेगा। ऐसा कहकर राजकुमारी इंदु गुफा के और अंदर बढ़ जाती है। उनके हाथ में नक्शा था और जब वो नक्शे को देखते देखते आगे बढ़ रही थी, ना जाने हमें और कितनी देर चलना होगा पिताजी। हाँ इंदु, ये जगह बहुत ही खतरनाक है। यहाँ हर एक कदम पर खतरा ही खतरा है। हमें बहुत संभल कर हर एक कदम को बढ़ाना होगा। थोड़ी ही देर में गुफा खत्म हो जाती है और उनके सामने बहुत सारा खजाना आ जाता है। इतने खजाने को देखकर राजकुमारी और महाराज दोनों चौंक जाते हैं। ये तो वाकई में बहुत सारा खजाना है। इससे तो हमारी प्रजा कई वर्षों तक सुख से जीवन बिता पाएगी। हाँ इंदु, मैंने तो अपने सारे जीवन में कभी इतना खजाना एक साथ नहीं देखा। लेकिन पिताजी, अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है। अभी हमें पहले वो मुकुट ढूंढकर अपने साथ ले जाना होगा। ये कहकर राजकुमारी वो मुकुट ढूंढने लगती है। थोड़ा ढूंढने के बाद उन्हें खजाने के बीच एक जगमगाता हुआ मुकुट दिखाई देता है। उसे लेकर वो वापस महाराज के पास आ जाती है। महाराज, महाराज, राजकुमारी, आपने हम लोगों की जान बचा ली। हाँ हाँ, आपने हम पर बड़ी कृपा करी है। हम आपके जीवन भर आभारी रहेंगे। कोई बात नहीं, आप सबको बचाना तो हमारा फर्ज था। मगर इंदु बेटी, हम इतने सारे लोगों को नदी के उस पार कैसे ले जाएंगे? ये नाव तो बहुत छोटी है। पिताजी, हमें एक एक करके लोगों को उस पार पहुंचाना होगा। और देखिए, मुझे खजाने में वो मुकुट भी मिल गया है। राजकुमारी इंदु जल्दी से नदी में नक्शा डाल देती है और नक्शा एक बड़ी सी कागज की नाव में बदल जाता है। इस बार नाव और बड़ी थी और सभी लोग एक साथ नाव में सवार हो सकते थे। ये देखकर राजकुमारी इंदु और महाराज मुस्कुरा देते हैं। वाह बेटी, अब तो हम सबको बचा लेंगे। हाँ, अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। चलिए, सब यहाँ से चलते हैं। फिर सब उस नाव पर सवार होकर नदी की दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं और गुफा के बाहर भी निकल जाते हैं। बाहर नीला सियार उन सब का इंतजार कर रहा था। राजकुमारी इंदु उसके पास जाती है और मुकुट उसकी तरफ बढ़ा देती है। ये लीजिए आपका मुकुट। इससे आप एकदम पहले जैसे हो जाएंगे। राजकुमारी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप ही मुझे ये मुकुट पहना दीजिए। नीला सियार के ऐसा कहने पर राजकुमारी इंदु उसे वो मुकुट पहना देती है और जैसे ही वो मुकुट उसको पहनाती है, नीला सियार एक सुंदर राजकुमार में बदल जाता है। राजकुमार को देखते ही राजकुमारी इंदु उस पर मोहित हो जाती है। आप मुझे बहुत पसंद आए हैं पिताजी। क्या मैं इनसे विवाह कर सकती हूँ? जरूर बेटी, क्यों नहीं। मुझे भी ये वीर राजकुमार बहुत पसंद है। मैं आप दोनों का विवाह बहुत धूमधाम से करवाऊंगा। फिर क्या था, राजकुमार को भी राजकुमारी इंदु पसंद आ जाती है। इसके बाद वे दोनों शादी कर लेते हैं और राज्य में सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।